नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने गुलाम वंश का नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये गुलाम वंश खुद ही गुलाम था, मगर इसी गुलाम ने हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपना गुलाम बना लिया। हम आज आपको गुलाम वंश के बारे में हर एक जानकारी मुहैया कराएंगे। दोस्तों, इस गुलाम वंश के कार्यकाल की बात करें तो इसने 1206 ईस्वी में भारत पर हमला कर अपना कब्जा स्थापित कर दिया था और इसका ये कब्जा 1290 तक काबिज रहा। इसके बाद से ही भारत में गुलाम वंश ने मुगल सल्तनत को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। तो आज हम दोस्तों आपको गुलाम वंश के बारे में बताने वाले हैं। तो गुलाम वंश के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ऐतिहासिक कहानियों से आपको आगे भी रूबरू कराते चलें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गुलाम वंश के सबसे पहले शासक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर 17वीं बार हमला कर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया तो उसने पृथ्वीराज चौहान पर तो विजय प्राप्त कर ली और पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखने वाले जयचंद्र को भी नहीं बख्शा और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध भी मोहम्मद गौरी ने छेड़ दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी शिकस्त दी और चंदावर पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया। आपको बताते चलें कि चंदावर पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने जमकर लूटपाट की। इस लूटपाट में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी मोहम्मद गौरी का जमकर साथ दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत से अरबों का खजाना लूटने के बाद जब वह गजनी लौटने की तैयारी करने लगा तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर नियुक्त कर दिया, क्योंकि भारत को लूटने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अहम योगदान दिया था। मोहम्मद गौरी के मारे जाने के बाद गुलाम कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली को चलाने के लिए अपनी राजधानी लाहौर को बना दिया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन कई सारे नामों से जाना जाता था, जिसमें से मुख्य नाम हम आपको बताते हैं। कुतुबुद्दीन को हातिम ताई, लाख बख्श और कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान खां नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि वह कुरान काफ़ी सुरीली आवाज़ में गाता था। तो दोस्तों, अब हम आपको गुलाम वंश के स्थापक और भारत में मुगल सल्तनत को विस्तार देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतबी जनजाति का तुर्क था। ये बचपन से ही दास था और बचपन में इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल कजीज कुकी ने निशपुर से गुलाम के रूप में खरीदा था, जिसके बाद काजी ने ही इसकी शिक्षा दीक्षा दी, जिसके चलते उसका इस्लाम के प्रति अलग ही लगाव हो गया और बेहद सुरीली आवाज़ में वह कुरान गाने लगा। उसके आका ने उसे बड़ा होने पर गजनी ले गया, जहां मोहम्मद गौरी की उस पर निगाह पड़ी और मोहम्मद गौरी ने उसे काजी से खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की दास्तां स्वीकार करते हुए खूब मन लगाकर मोहम्मद गौरी की सेवा की और मोहम्मद गौरी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह स्थापित कर दी। इसी का परिणाम हुआ कि जब मोहम्मद गौरी भारत विजय पाकर जब दोबारा लूटपाट करने के बाद गजनी लौटने लगा तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए साम्राज्य को सौंप दिया और वह मोहम्मद गौरी अपने लूटे हुए माल के साथ गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी के गजनी लौटने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक दास बनकर ही काम करता रहा। ऐसे में आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी का 1206 में खोखरो जनजाति से भारत लौटते वक्त
युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान खोखरो जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया और उसकी हत्या कर दी, जिसके 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राजा अभिषेक हुआ, मगर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न लेते हुए उसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि को धारण किया। वहीं ऐसा करने के पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक का मानना था कि वह गुलाम है और गुलाम रहते वह सुल्तान नहीं बन सकता, जिसे देख 2 सालों बाद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम दोबारा भारत लौटे और उन्होंने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्त कर दिया और उसे संपूर्ण राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनते ही गुलाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में रख दी। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में कुछ विद्वान लोगों को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। इनमें मुख्य रूप से हसन निजामी, फ़ख्र मुदेबिर थे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो आइए दोस्तों, एक बात आपको बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात जब भी आती है तो उसे एक निर्माता के तौर पर देखा जाता है। इसके द्वारा सबसे पहले भारत में तुर्कों द्वारा पहली मस्जिद दिल्ली में बनवाई गई, जिसका नाम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था। मगर इस मस्जिद के पीछे एक बड़ा हिंदुओं के लेकर दुर्भाग्य की बात ये रही कि इस मस्जिद का निर्माण 27वें जैनवा विष्णु मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा और बवाल भी हुआ। मगर हिंदू मान्यताओं को कुचलकर इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जोर शोर से करा दिया था। इस मस्जिद के निर्माण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसके कार्यकाल में मीनार के एक ही मंजिल का निर्माण हो पाया था। वहीं इसके न रहने के बाद उसके ही दामाद इल्तुतमिश ने दूसरे और चौथे मंजिल का निर्माण कराया। वहीं बाद में 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जिसके बाद आज भी वही कुतुब मीनार आज भी दिल्ली में स्थापित है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जिसे एक मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कुतुबुद्दीन के शासन में उसके दुश्मन कौन थे। तो जान लीजिए, कुतुबुद्दीन के शासन को देख मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों में भी राज्य को लेकर उठापटक होने लगी, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद गौरी के गुलाम ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन चुबाका ने कुतुबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन दोनों के डर से ही ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वह कभी दिल्ली में राज्य करने नहीं गया। वहीं ऐबक ने अपने खिलाफ बढ़ रही आवाज़ को दबाने के लिए अपनी एक मुँह बोली बहन से अपने दुश्मन और गौरी के दूसरे गुलाम कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी और उससे संधि कर ली, जिसके बाद कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक से विवाद के लिए शांत हो गया। वहीं कुबाचा के विवाह के बाद से ही ताजुद्दीन एल्दौज भी कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ जाने में संकोच खाने लगा और वो भी शांत हो गया। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो जान लीजिए, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिन घोड़े पर सवार होकर चौगार खेल खेल रहा था। तभी अचानक वह घोड़े से नीचे गिरा और लाहौर में मैदान पर गिरते ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ऐबक को मृत्यु हो जाने के बाद उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐबक की मृत्यु के बाद उसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, मगर आराम शाह अपने नाम के ही मुताबिक आराम करने में ज़्यादा विश्वास करता था, जिसे देख उसे कुछ ही समय में लायक ना होने की वजह से गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद लाहौर की गद्दी पर इल्तुतमिश को काबिज किया गया, मगर इल्तुतमिश जब गद्दी पर काबिज होने लगा तो आराम शाह ने इसका विरोध किया और दोनों में ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। आपको बता दें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसने
1210 से लेकर 1236 तक सिंहासन की गद्दी पर काबिज रखा। इल्तुतमिश ने 36 वर्षों तक अपने राज्य को कायम रखा और गुलाम वंश की नींव को आगे लेकर चलता रहा। आपको आगे अपने वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में भी हम पूरा विवरण देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में आप जानकर संतुष्ट होंगे कि इसने भारत में आकर क्या क्या किया और भारत को किस तरीके से तोड़ने का काम किया। बल्कि ऐसे शासकों ने ही भारत को लूटकर विदेशों में इसकी संपत्ति को बेचने का काम किया। आपको आगे भी हम मुगल सल्तनत की कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी बताई हुई चीज़ें पसंद आई हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।